हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। आज टुडे हम नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं और पाठ का नाम है अविकारी शब्द। इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं और ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि शब्द ही पद होते हैं। जब तक वो स्वतंत्र हैं वे शब्द हैं और वही जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो पद बन जाते हैं। तो हम इन्हें अविकारी जो है शब्द भी कह सकते हैं और अव्यय पद भी कह सकते हैं। तो आज इनकी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अविकारी शब्द का अर्थ क्या है। ये दो एक तरह से आगे उपसर्ग से लगा है। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन, है ना, और आ का होता है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। हम इसे विकार भी कह सकते हैं, परिवर्तन भी कह सकते हैं। जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो है अविकारी शब्द। हम इसे अव्यय भी कहते हैं। व्यय होता है बेटे खर्च, और अव्यय हो गया जिसमें कुछ खर्च ही ना हो, अर्थात जिसमें कुछ बदलाव ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसका कुछ भी खर्च ना हो, जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहें, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो इसकी परिभाषा है सामने। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण भी कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी वे नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द या पद कहलाते हैं। कि हम चाहे किसी भी लिंग के साथ प्रयोग कर लें, किसी भी वचन के साथ प्रयोग कर लें, चाहे हम काल भी बदल दें, लेकिन अगर जो शब्द कभी नहीं बदलते वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के 5 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, फिर दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक और 5वां निपात। तो बच्चों क्योंकि 5 भेद हैं तो सारे तो आज नहीं हो पाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको आज पहला और दूसरा भेद अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो इनको ध्यान से बेटे समझेंगे। अभी तक बेटे हमने पढ़े थे सारे विकारी शब्द, है ना। विकारी शब्द क्या थे? संज्ञा, संज्ञा के जितने भी रूप हैं, लिंग, वचन, है ना, कारक, वो हमने पढ़े। वे सारे के सारे विकारी थे। सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है, क्रिया भी विकारी है और काल भी विकारी है। तो अब तक हमने सारे विकारी शब्द पढ़े, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल। और अब हम पढ़ेंगे सारे अविकारी शब्द। विकारी जो बदल जाते हैं और अविकारी जो कभी नहीं बदलते। अब इसका पहला है भेद क्रिया विशेषण। अभी हमने पहले बच्चों पढ़ा था विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं हम क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताए वो है क्रिया विशेषण। दोनों में अंतर समझ में आ गया? विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और केवल क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण शब्द कभी नहीं बदलते। क्रिया विशेषण शब्दों की हम कैसे पहचान करते हैं कि क्रिया कैसे काम कर रही है ना। अब है सबसे पहले हम क्रिया विशेषण जान लेते हैं। इसके भेद क्या है, इन्हीं के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर मैं आपको पूरा समझा दूंगी। इसके भेद 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण याद रखेंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। रीति का अर्थ होता है तरीका, विधि। कि यदि हमें क्रिया की विधि का पता चले, काम कैसे हो रहा है, तो समझ लीजिए वो रीतिवाचक है। जैसे मान लीजिए बच्चा धीरे धीरे चल रहा है ना, बच्चा तेजी से दौड़ रहा है। चलना और दौड़ना ये क्रिया है और हमें इस क्रिया का तरीका पता चला, क्रिया कैसे काम करे, यानी धीरे धीरे, तेजी से। अगर बच्चों हम इसे बदलना चाहते हैं तो हम इसे नहीं बदल सकते। हम अगर ये कहते हैं कि बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, अगर हम ये कहते हैं बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, हम ये कहते हैं कि लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलेंगी,
लड़कियां धीरे धीरे चल रही थी। तो बच्चों हमने लिंग भी बदला, हमने समय भी बदला, काल भी बदल दिया, क्रिया का रूप भी बदल दिया, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे शब्द नहीं बदला, है ना। तो धीरे धीरे जो है वही है क्रिया विशेषण का रूप, और वो भी रीतिवाचक, जिससे हमें काम के करने में अगर क्रिया से पहले कैसे का पता चल जाए तो वो रीतिवाचक है। क्रिया कैसे हो रही है। अब है पिताजी अचानक आ गए। कैसे है? अचानक, अचानक, धीरे धीरे, तेजी से, ध्यानपूर्वक, बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है। तो ये सारे हमारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। फिर आता है काल। काल का अर्थ होता है समय, है ना। यदि हमें क्रिया विशेषण के समय का बोध हो रहा है, अगर हम क्रिया जो हमें दी हुई है उसमें हम कब का प्रयोग करें, ये क्रिया कब हुई, और हमें उत्तर मिले तो समझ लीजिए कालवाचक। कैसे लगाने पर हमें रीतिवाचक का पता चल जाता है, और कब लगाने से हमें समय का पता चल जाता है, कालवाचक का। मान लीजिए हम ये कहते हैं कालवाचक के लिए, बच्चा रात भर पढ़ता रहा। कब पढ़ता रहा? रात भर। मेरी मम्मी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। कब जाती हैं? प्रतिदिन। या मेरी मम्मी सुबह मंदिर जाती हैं, शाम को मंदिर जाती हैं। तो ये सब हमारा समय है। प्रतिदिन, सुबह, शाम, लगातार, ये लगातार तो रीति में आ गया। ये समय अगर हमें पता चल रहा है, सुबह पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, रात भर पढ़ता है, तो ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर है स्थान। स्थान का नाम से पता चल रहा है, जिसमें हमें जगह का पता चले, है ना, कहाँ। अगर क्रिया से आगे हम कहाँ प्रश्नसूचक शब्द लगाएं और हमें उत्तर मिले तो समझ लीजिए स्थानवाचक है। कैसे? अगर हम ये कहते हैं स्थानवाचक के लिए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ बैठी है? पेड़ पर, है ना। चूहा जो है अंदर है, कमरे के अंदर है, कहीं भी कह लीजिए, कमरे के अंदर है, घर के अंदर है। चूहा अंदर है तो वो अंदर स्थान है ना। कहाँ है? अंदर है। माता जी अंदर है, पिताजी बाहर है। अंदर, बाहर, ये सारे ऊपर, नीचे, ये सारे स्थानवाचक में आते हैं। फिर आता है परिमाण। परिमाण में अगर हम कितना, क्रिया से पहले कितना शब्द प्रश्नसूचक शब्द लगाएं, उत्तर मिल जाए तो समझिए परिमाणवाचक है। जैसे हम वह बहुत पढ़ता है ना, वह बहुत खेलता है, बहुत, कम, ज्यादा, अधिक, ये सारे शब्द हमारे परिमाणवाचक में आते हैं। वह बहुत पढ़ता है, वह कम पढ़ता है, वह अधिक खाता है, वह ज्यादा खाता है ना। तो ये सब क्या है? परिमाणवाचक। अंतर समझ में आ गया बेटे सबको। अब हमने पढ़ा आविकारिक शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, इसके 4 हमने भेद पढ़े। रीतिवाचक, जिससे क्रिया के तरीके का पता चले, क्रिया कैसे काम कर रही है, जिसमें हमने कहा लगातार, ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, तेजी से शब्द का प्रयोग होता है। कालवाचक में समय का प्रयोग होता है, क्रिया का समय क्या है, और उसमें हम ये कह सकते हैं, अगर केवल क्रिया के समय का पता चलता है तो आप काल कह सकते हैं, टेंस जिसे कहते हैं, लेकिन यह क्रिया विशेषण की बात हो रही है ना। तो क्रिया विशेषण शब्द के यदि समय का पता चले तो वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे वह सुबह पढ़ता है, वह शाम पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह लगातार एक तरह से लगातार पढ़ता है, ये सब इसका। अब है स्थानवाचक। स्थानवाचक में जगह का बोध होता है, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब हमारे स्थानवाचक में आ गए। परिमाणवाचक में हमारा एक तरह से मात्रा का पता चलता है कि क्रिया विशेषण की मात्रा कितनी है, उसका स्वरूप जो है। अब उसमें हमने कहा बहुत है, अधिक है, कम है, ज्यादा है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। और ये सारे शब्द क्रिया से पहले ही प्रयोग किए जाते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले लगते हैं और क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये था हमारा क्रिया विशेषण। इसका दूसरा भेद है संबंध बोधक। जब संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट किया जाए और संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को हम कहते हैं संबंध बोधक। अब इसके बहुत सारे भेद हैं, मैं आपको थोड़ा करके उदाहरण देकर समझा देती हूँ। इसके पहले है कालबोधक, स्थानबोधक, दिशाबोधक, साधनबोधक, विरोधबोधक, समताबोधक,
हेतुबोधक, संबोधक। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में केवल इतना ही अंतर है कि ये जो है सब क्रिया से पहले हमने लगाए, लेकिन यदि जितने भी इसमें था कारवाचक, स्थानवाचक, अगर उनके आगे कारक चिन्ह लग जाए तो समझ लीजिए वो संबंध बोधक है। बहुत एक तरह से आसानी से हम संबंध बोधक को पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके आगे हमारे जो परसर होते हैं, विभक्ति चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं या कारक चिन्ह, वो लगे होते हैं। अब कैसे है, अगर बेटे यहाँ कालवाचक था तो हमने कहा चिड़िया पेड़ पर है, कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ। अगर हम ये कहते हैं चिड़िया पेड़ के ऊपर है, तो के ऊपर जो है वो क्या है, स्थानवाचक है ना। यहाँ पे स्थानवाचक था, चिड़िया पेड़ पर है, लेकिन यहाँ स्थान बोधक हो गया, चिड़िया पेड़ के ऊपर है, क्योंकि ऊपर से पहले हमने के कारक चिन्ह लगा दिया और वो संबंध बोधक हो गया, क्रिया का जो है कर्ता से संबंध प्रकट हो गया। ऐसे ही काल का है, काल के लिए हमने बताया समय है ना, वह सुबह से पढ़ रहा है। अगर हम इसमें कहते हैं तो हम ये कहेंगे के समय, के का प्रयोग करेंगे, में का प्रयोग करेंगे, कि जैसे समय हम बता रहे हैं कि वो सुबह से पढ़ रहा है, सुबह से है ना। अगर हम दिशा का करें तो हम इसमें बताते हैं, और इसमें ज्यादातर जो शब्द होते हैं के पहले है ना, के बाद, इन शब्दों का प्रयोग होगा। स्थान मैंने आपको बता ही दिया, के अंदर, के बाहर, के ऊपर, के आगे। फिर है दिशा बोधक। दिशा में बेटे हम दिशाएं जो है हमारी उसका बोध हो जाता है, जैसे की ओर, की तरफ, के ओर, की तरफ, इन शब्दों का प्रयोग होता है दिशा बोधक में। कि विद्यालय की ओर मेरा घर है ना। फिर है साधन बोधक, इसमें जैसे साधन का प्रयोग किया जाता है, मैं साइकिल के द्वारा घर जाता हूँ, साइकिल से या साइकिल के द्वारा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विरोध बोधक में हम ज्यादातर विरोध का प्रयोग करते हैं के विरुद्ध, के विपरीत, कि आजकल सरकार के विरुद्ध बहुत आंदोलन हो रहे हैं, के विरुद्ध, के विपरीत, इन शब्दों का प्रयोग होता है। फिर है समकक्ष, एक दूसरे की समानता के लिए, के जैसा, के जैसी, कि जैसे हम कह सकते हैं लता के जैसा, लता के जैसी कोई लड़की नहीं, रोहन के जैसा कोई लड़का नहीं। तो इनमें हम समानता, एक दूसरे की एक वस्तु की दूसरी से तुलना करते हैं, समानता। हेतु बोधक में हम जैसे कहते हैं कि विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो ये एक तरह से कारण सूचक हो गया। विद्या के बिना, भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ईश्वर के बिना, तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। संबोधक साथ के लिए है ना, पिताजी के साथ मैं बाजार जाऊंगी, पिताजी के साथ, तो ये है हमारा संबोधक। तो नामों से ही बेटे इनका पता चल रहा होगा आपको, समय का अगर हम पता चले तो उसमें, और बस इसमें पहचान इतनी है कि इसमें कारक चिन्ह जो है वो लगा दिए जाते हैं शब्दों के आगे, यही इसकी पहचान है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध प्रकट करते हो वे संबंध बोधक कहलाते हैं, और ये सारे इसके उपभेद हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज हमने जितना पढ़ा उतना आपको समझ में आ गया होगा। समुच्चय बोधक, विषमयादी बोधक और निपात। अब हम आगे जो वीडियो है उससे जानेंगे, लेकिन आज मैंने आपको बताया आविकारी इसे कहते हैं, इसे हम अव्यय भी कह सकते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, और इसके जो उपभेद हैं उनमें हमने पढ़े क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। एक बार बेटे अगर समझ में नहीं आता है, आप इस वीडियो को बार बार चलाकर देखिए, आपको अच्छी तरह से ये पाठ समझ में आ जाएगा। अब आगे की वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, विषमयादी बोधक और निपात। ओके स्टूडेंट।